हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे बेसिकली ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स ड्रग्स की। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स ड्रग्स में जो कि यूनिट 4 का लास्ट टॉपिक है, इसको दो तरीके से हम लोग को पढ़ना होगा। बेसिकली इसमें कई बार क्वेश्चन एकेटिव में आता है कि आपको इंसुलिन की फार्माकोलॉजी को समझाइए, तो आपको इंसुलिन डिटेल से पढ़ना होगा। प्लस सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है कि क्लासीफाई ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स एंड राइट डाउन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ किसी स्पेसिफिक ड्रग का नाम दे देगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में सल्फोनाइल यूरिया देता है। तो हम इस लेक्चर में कवर करेंगे इंसुलिन को। तो बेसिकली स्टार्टिंग फ्रॉम द जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ इंसुलिन दैट 1921 में बेंटिंग और बेस्ट ने इसकी डिस्कवरी की, और इसका जो स्ट्रक्चर को फुल्ली जिस पे वर्क किया, स्ट्रक्चर पे जिस पे इन्होंने नोबेल प्राइज़ भी मिला है, सैंगर ने 1956 में इसके स्ट्रक्चर को एलिसिडेट किया। राइट, तो दो फैक्ट आपके यहाँ पे हैं। इंसुलिन पैंक्रियाज के बीटा सेल में सिंथेसाइज्ड होती है और वहाँ से रिलीज होती है, तो ये एक फैक्ट है। इंसुलिन टोटल 51 अमाइनो एसिड का बना होता है, जो कि दो चेन में होते हैं, ए चेन और बी चेन। ए चेन में जो अमाइनो एसिड होती है वो होती है 21, और जबकि बी चेन में होती है 30 अमाइनो एसिड। राइट, तो टोटल 51 अमाइनो एसिड होती हैं। ए और बी चेन जो आपस में ज्वाइंट होती हैं वो डाइसल्फाइड बॉन्ड से होती हैं। जो आपको जो फैक्ट्स रटने हैं, लाइक 51 अमाइनो एसिड, टोटल मॉलिक्यूलर वेट 6000 डाल्टन, ए चेन में 21, बी चेन में 30, टोटल 51। ए और बी चेन जो आपस में जुड़ी होती हैं वो डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी होती हैं, 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं। अब ये जो फैक्ट दिया है यहाँ बेसिकली ये समझाना चाहता है कि ह्यूमन और पॉर्क और बीफ की जो इंसुलिन होती है आपस में बहुत सिमिलरिटी होती है। अगर हम पॉर्क की इंसुलिन की बात करें तो बेसिकली पॉर्क की जो इंसुलिन होती है वो ह्यूमन इंसुलिन से केवल और केवल एक अमाइनो एसिड को लेकर डिफरेंस रखती है। और वो अमाइनो एसिड बेसिकली क्या है, देखिए वो अमाइनो एसिड ए चैन में आपका सब कुछ कॉमन है। बी चैन में जो 30th अमाइनो एसिड है पॉर्क में वो ए है, एलानिन है, जबकि ह्यूमन में थ्रेओनिन है, THR। तो यहाँ पे सिर्फ एक अमाइनो एसिड का डिफरेंस है। जबकि हम बीफ में अगर बात करें तो बीफ और ह्यूमन की आपस में जो अमाइनो एसिड का डिफरेंस होता है वो 3 अमाइनो एसिड का होता है। देखिए ह्यूमन में THR है, यहाँ एलानिन है, यहाँ आइसोल्यूशन है, यहाँ वैलिन है, यहाँ थ्रेओनिन है, यहाँ एलानिन है। तो बेसिकली बीफ में तीनों अमाइनो एसिड किस किस पोजीशन पे हैं, 8, 10th और 30th पे। तो आपको ये पोजीशन कई बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है, प्रोबेबिलिटी है। एग्जामिनेशन में जरूरी नहीं कि आप थ्योरेटिकल एग्जाम में इस चीज़ को ड्रा करके इस चीज़ को बनाएं। आप केवल ये लिख सकते हैं कि पॉर्क इंसुलिन हैज़ मोर होमोलॉगस टू ह्यूमन इंसुलिन देन इज बीफ इंसुलिन। तो ये एक पॉइंट था। अब इसमें आपको सेपरेट इंसुलिन के रिलीज को समझाना होता है कि कौन कौन सी ऐसी मैकेनिज्म होती हैं जो बेसिकली इंसुलिन के रिलीज को प्रोवोक करती हैं। मींस इंसुलिन का रिलीज बॉडी में किन किन तरीके से होता है। तो बेसिकली जो रेगुलेशन ऑफ इंसुलिन सिक्रीशन है वो 3 तरीके से कंट्रोल होता है। केमिकल रिलीज ऑफ इंसुलिन होता है, हार्मोनल इंड्यूस्ड रिलीज ऑफ इंसुलिन एंड न्यूरल रिलीज ऑफ इंसुलिन। सो इन फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द केमिकल रिलीज ऑफ इंसुलिन। केमिकल, विच केमिकल इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंसिटाइजिंग द बीटा सेल को सेंसिटाइज करने के लिए द मेन केमिकल विच इज रिस्पॉन्सिबल इज ग्लूकोज। एंड बेसिकली द बीटा सेल हैव अ ग्लूकोज सेंसिंग मैकेनिज्म डिपेंडेंट ऑन द एंट्री ऑफ ग्लूकोज अनटू द बीटा सेल। मीन्स बीटा रिसेप्टर जो होता है, बीटा सेल्स जो होती हैं उनके अंदर ग्लूकोज सेंसिंग मैकेनिज्म होती है। इट मीन्स वो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को सेंस कर लेते हैं, और ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को जब वो सेंस कर लेंगे तो इन बाई इनहिबिटिंग ATP सेंसिटिव पोटेशियम चैनल वो उस सेल को डिपोलराइज करके, बीटा सेल को डिपोलराइज करके इंसुलिन के रिलीज को बढ़ाएंगे। तो ओवरऑल केमिकल रिलीज ऑफ इंसुलिन में आपको मेन पॉइंट इस चीज को रखना है कि यहाँ पे जिस केमिकल की हम बात कर रहे हैं वो बेसिकली ग्लूकोज इटसेल्फ है, जो इंसुलिन के रिलीज को बाई इनहिबिटिंग इनडायरेक्टली ATP सेंसिटिव पोटेशियम चैनल बढ़ाता है। तो यहाँ पे केमिकल रिलीज में हम फोकस कर रहे हैं, ग्लूकोज एक केमिकल की तरह काम कर रहा है जो कि इंसुलिन के रिलीज को बढ़ा रहा है। राइट, ये जो इनडायरेक्टली इनहिबिट ATP सेंसिटिव पोटेशियम चैनल, ये यहाँ पे तो रटने की बात हो जाएगी। जब बेसिकली हम SUR पढ़ेंगे, सल्फोनाइल यूरिया का मैकेनिज्म, तो वहाँ पे हम डिटेल से पढ़ेंगे कि किस तरीके से इनहिबिशन ऑफ ATP सेंसिटिव इंसुलिन का रिलीज करवाता है। राइट,
अब हम बात करते हैं हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ रिलीज ऑफ इंसुलिन। तो हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ रिलीज ऑफ इंसुलिन में बेसिकली आप देख सकते हैं कि बीटा सेल से जो रिलीज हो रहा है इंसुलिन, और इंसुलिन के साथ अमाइलिन भी रिलीज होता है पैरेलली, राइट। और बीटा जो स्टिमुलेशन है वो रेड लाइन से है, डॉटेड लाइन से है आपका इनहिबिशन। तो हियर वी कैन चेक, वी कैन सी द अल्फा सेल ऑफ द पैंक्रियाज दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग ग्लूकागॉन also stimulates the glucagon also stimulates beta cell to release insulin and amylin, and the glucagon is also responsible for stimulation of somatostatin release। तो ये दो ग्लूकेगॉन जो है वो दो तरीके से रिलीज को बढ़ा रहा है, इंसुलिन और अमाइलिन के, और साथ ही साथ सोमेटोस्टेटिन की। जबकि वी कैन सी द सोमेटोस्टेटिन दैट released from the delta cell of pancreas is responsible for inhibition of insulin and amylin release from the beta cell, and also somatostatin from the delta cell once released inhibit the release of glucagon from the alpha cell। so they reversely मतलब एक दूसरे को इस तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं। बीटा सेल इंसुलिन जो है वो भी क्या करता है, ग्लूकेगॉन के रिलीज को इनहिबिट करता है, राइट। ये दोनों एक दूसरे को मॉड्यूलेट करते हैं। तो इस तरीके से हार्मोनल रेगुलेशन होता है एक दूसरे का म्यूचुअली, इंसुलिन, अमाइलिन, ग्लूकागॉन एंड सोमेटोस्टेटिन का। तो इस एरो के डायरेक्शन को आपको लर्न करके रखना है, और बेसिकली थ्योरेटिकल इस चीज़ का आपको ज्ञान होना चाहिए कि किस तरीके से एक चीज़ें एक दूसरे को कंट्रोल कर रही हैं, राइट। अब हम बात करेंगे न्यूरल रिलीज ऑफ इंसुलिन की। सो न्यूरल रिलीज ऑफ इंसुलिन में बेसिकली जैसा कि हम जानते हैं कि जो आइसलेट्स ऑफ पैंक्रियाज होते हैं जहाँ से बीटा सेल होती हैं वो रिचली सप्लाइड होते हैं, सिंपैथेटिक और वेगल नर्व इनर्वेटेड होती हैं उनमें, राइट। इसको आपको लर्न करना होगा कि जैसे एड्रीनर्जिक अल्फा 2 रिसेप्टर अगर एक्टिवेट होता है तो वो इंसुलिन के रिलीज को डिक्रीज करता है, राइट। और कैसे डिक्रीज करता है, बाय इनहिबिटिंग बीटा सेल एडेनालाइल साइक्लेज, मीन्स बाय इनहिबिटिंग द बीटा सेल एडेनालाइल साइक्लेज थ्रू द अल्फा रिसेप्टर वी डिक्रीज द रिलीज ऑफ इंसुलिन। और एड्रेनर्जिक बीटा 2 स्टिमुलेशन कैसे इंसुलिन के रिलीज को स्टिमुलेट करता है, बाई स्टिमुलेटिंग बीटा सेल एडेनालाइल साइक्लेज। तो ये दोनों एक दूसरे का जस्ट अपोजिट है, ये आपको लर्न करके रखना होगा। अल्फा 2 डिक्रीज कर रहा है जबकि बीटा 2 इंक्रीज कर रहा है। उसी तरीके से हम बात करते हैं न्यूरल रिलीज में, कोलिनर्जिक मस्कैरिनिक एक्टिवेशन ऑफ स्टाइल कोलिन और वेगल स्टिमुलेशन कॉजेज insulin secretion through IP3 diacylglycerol, increased intracellular calcium mediated release of insulin from the beta cell। means we can say the cholinergic and muscarinic agonist like acetylcholine क्या करते हैं, इंसुलिन के रिलीज को बढ़ाते हैं। तो ये तीन तरीके से रिलीज आपको पता होना चाहिए, केमिकल, हार्मोनल एंड न्यूरल रिलीज। अब हम बात करते हैं एक्शन ऑफ इंसुलिन की। एक्शन ऑफ इंसुलिन में जैसे कि मेन, अगर आप ओवरऑल इंसुलिन के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं तो आप इस तरीके से समझ सकते हो कि आपने जो भी फूड इंटेक किया है उससे जो एनर्जी के फॉर्म में जो भी चीज़ जनरेट हो रही है, राइट। एनर्जी के फॉर्म में मीन्स ओवरऑल क्या जो आप फूड ले रहे हैं उससे क्या जनरेट हो रहा है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, राइट। तो इनका जो बेसिकली ये जो डेराइव डिस्पोज मील से डेराइव्ड ये जो सब्सटेंस है इनको एज ए फ्यूल बॉडी में स्टोर करवाने का काम क्या करता है, इंसुलिन करवाता है, राइट। तो क्या लिखा है, द ओवरऑल इफेक्ट ऑफ इंसुलिन आर टू डिस्पोज मील डेराइव्ड ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड एंड फेवर स्टोरेज ऑफ फैट। इट इज ए मेजर एनाबॉलिक हार्मोन, जबकि कॉर्टिकोस्टेरॉइड को हमने क्या पढ़ा था, कैटाबॉलिक। तो इंसुलिन यहाँ पे क्या है, एनाबॉलिक हार्मोन, प्रमोट सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन, लिपिड एंड प्रोटीन। तो हम यहाँ से इस तरीके से देख सकते हैं ये मेजर एनाबॉलिक हार्मोन है, ये ग्लाइकोजन, लिपिड और प्रोटीन की सिंथेसिस करवा रहा है। इसीलिए कई बार अगर मान लीजिए हाइपरग्लाइसेमिया हुआ, मीन्स इंसुलिन का रिलीज कम हुआ, तो वहाँ पे ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होगा, लाइपोलाइसिस होगी और प्रोटीन का भी ब्रेकडाउन होगा। तो इसको बड़े ही कॉन्शियसली आपको पढ़ना है, क्योंकि इंसुलिन कई बार कंफ्यूजन में आ जाता है कि इंसुलिन का ओवरऑल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है या फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, राइट। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एक्शन ऑफ इंसुलिन की। तो इसको मैंने इन शॉर्ट बनाया है, लाइक ओवरऑल इंसुलिन का काम क्या है कि इंसुलिन का काम ग्लूकोज को क्या कर रहा है, वो
ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर रहा है, मीन्स ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, राइट। और जब इंसुलिन की कमी हो जाती है तो हम डायबिटिक हो जाते हैं, और उसके भी अपने कई टाइप्स हैं, उसको हम डिटेल बाद में डिस्कस करेंगे। लाइक अगर हम बात करें लीवर में, तो ये ग्लूकोज अपटेक को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। क्यों बढ़ा रहा? ताकि वहाँ पे ग्लूकोज की सिंथेसिस को बढ़ाया जा सके। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि इंसुलिन प्रमोट्स द ग्लाइकोजन सिंथेसिस, है ना। तो ग्लाइकोजन सिंथेसिस कैसे कर रहा है? ग्लूकोज के अपटेक करा के। कहाँ पे? लीवर में। मीन्स ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम कर रहा है। इनहिबिट करेगा ग्लाइकोजिनोलाइसिस में, ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन को इनहिबिट कर रहा है। इनहिबिट करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, मीन्स ग्लूकोज का अदर देन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस से बनना इनहिबिट कर रहा है, लाइक प्रोटीन, पायरुवेट, फ्री फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल से। तो अब अगर मैं डायबिटीज की बात करूं, मीन्स मैं इंसुलिन के लेवल को कम होने की बात करूं, तो मैं वहां पे बोलूंगा कि यहाँ पे ग्लूकोज अपटेक कम हो रहा है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस बढ़ रही है, ग्लूकोनियोजेनेसिस इंक्रीज हो रहा है, राइट। मीन्स इनका ब्रेकडाउन प्रोटीन, पायरुवेट, फ्री फैटी एसिड, ग्लिसरॉल का हो रहा है। जस्ट अपोजिट। तो इसको आपको दोनों तरीके से पढ़ना है, ध्यान में रखना है कि इंसुलिन की कमी से कैसे क्या चीजें कन्वर्ट हो जाएंगी। तो आपको जब पता होगा कि इंसुलिन क्या फंक्शन कर रहा है, तो आप उसको कोरिलेट आसानी से कर पाएंगे। जैसे कि इंसुलिन मसल में क्या करता है, ग्लूकोज अपटेक को बढ़ा रहा है, प्रोटियोलाइसिस को डिक्रीज कर रहा है। इट मीन्स अगर हम प्रोटियोलाइसिस, इंसुलिन की कमी हो गई तो प्रोटियोलाइसिस बढ़ जाएगी। तो इंसुलिन क्या फंक्शन इस तरह देख सकते हैं, ग्लूकोज अपटेक को बढ़ाता है, प्रोटियोलाइसिस को कम करता है, अमाइनो एसिड अपटेक को बढ़ाता है ताकि डिक्रीज करवा सके ग्लूकोनियोजेनेसिस इन लिवर, राइट। ग्लूकोनियोजेनेसिस को डिक्रीज कराता है ना यहाँ पे, तो ताकि ये यहाँ इससे आप कोरिलेट कर सकते हैं इस पॉइंट को, राइट। जैसे यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट कर रहा है, मीन्स ग्लूकोज का बनना अदर देन कार्बोहाइड्रेट, मीन इनसे ग्लूकोज को बनने नहीं देगा। तो ये बेसिकली ये जा कहाँ रहे हैं, क्योंकि मसल में वो प्रमोट कर रहा है कि इनकी एंट्री कहाँ पे हो जाए, मसल में, अमाइनो एसिड अपटेक हो जाए, ये प्रोटीन, पायरुवेट, फ्री फैटी एसिड, ग्लिसरॉल का अपटेक हो मसल में, और वहाँ पे ब्लड लीवर में जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है वो क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। फैट में सेम ग्लूकोज अपटेक को बढ़ा रहा है, स्टोरेज ऑफ फैट को बढ़ा रहा है, डिक्रीज कर रहा है लाइपोलाइसिस एंड डिक्रीज कर रहा है ग्लूकोनियोजेनेसिस इन लीवर, सेम एज फ्रॉम मसल। तो ये इसका एक्शन हुआ। अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। तो बेसिकली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में ये है कि जो ये इंसुलिन का रिसेप्टर होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है। इस रिसेप्टर को टायरोसिन काइनेज फैमिली का रिसेप्टर होता है। ये हेट्रोटेट्रामेरिक होती है। हेट्रोटेट्रामेरिक का मतलब इसमें दो एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन होते हैं, दो अल्फा डोमेन होते हैं और दो इंट्रासेलुलर ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन होते हैं, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इंसर्ट होते हैं, जो बीटा डोमेन कहलाते हैं। अल्फा जो एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन है वो इंसुलिन बाइंडिंग साइट होती है, जबकि बीटा जो साइट है वो टायरोसिन प्रोटीन काइनेज एक्टिविटी होती है उसके अंदर, राइट। तो अब आप इसको जब क्लियरली पढ़ेंगे तो आपको जो चीज़ें मैंने थ्योरेटिकली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लाइक इंसुलिन एक्सॉन स्पेसिफिक रिसेप्टर लोकेटेड ऑन द सेल मेम्ब्रेन of practically every cell, but their density depend on the cell type. Liver and fat cell are very rich. The insulin receptor is a receptor tyrosine kinase which is heterotetrameric glycoprotein of two extracellular alpha and two transmembrane beta subunit linked together by disulfide bond. The alpha subunit carry insulin binding site while the beta subunit having tyrosine protein kinase activity. तो इन जनरल जैसे मैं इसको एक बार देख लेता हूँ, आपको ऑटोमेटिकली जब मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा अभी नेक्स्ट स्लाइड में तो आपको समझ में आएगा। देखिए जैसे ही इंसुलिन आके सल्फा साइड पे बाइंड हुआ, टायरोसिन प्रोटीन काइनेज एक्टिविटी जो इसकी में बीटा पार्ट में होती है, बीटा डोमेन में, उसने ऑटो फॉस्फोरिलेट कर दिया टायरोसिन रेजिड्यू को। यहाँ पे अमाइनो एसिड का बना हुआ है पूरा रेजिड्यू, तो इस अमाइनो एसिड में जो टायरोसिन अमाइनो एसिड रेजिड्यू होगी उसको ऑटो फॉस्फोरिलेट कर लेंगे। तो ऑटो फॉस्फोरिलेशन से क्या होगा, इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट जो प्रोटीन होगी वो एक्टिवेट करेंगे रैस को, और रैस कन्वर्ट करेगा जीटीपी को जीडीपी में, जिससे एक्टिवेट होगा मैप काइनेज, और मैप काइनेज जेनेटिक लेवल पे फास्फोरिलेशन कैस्केड स्टार्ट करेगा, मतलब मीन्स फास्फोरिलेट करेगा, डीफास्फोरिलेट करेगा, वो कुछ भी कर सकता है। और उसी के बेसिस पे हम बोलेंगे कि एक्टिवेशन या इनहिबिशन ऑफ एंजाइम्स होगा। या हम यहाँ से रिलेट कर सकते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन होगा, एमआरएनए बनेगा और रेगुलेटरी प्रोटीन बनेगी, जो कि सेलुलर प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन में काम आएंगे। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि इंसुलिन क्या कर रहा है, जब बाइंड हो रहा है तो ये प्रमोट कर रहा है, आईआरएस प्रोटीन प्रमोट कर रही है किसको, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर GLUT4 को, ताकि वो सरफेस पे जाए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के
और वो हुक करके लाए किसको, ग्लूकोज मॉलिक्यूल को इनसाइड ऑफ द सेल, जिससे कि क्या बनाया जा सके, एटीपी, राइट। और इस एटीपी की मदद से एक मोर एंड मोर क्या रिलीज होगा, इंसुलिन रिलीज होगा, राइट। तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे बाइंडिंग ऑफ इंसुलिन टू द अल्फा सब यूनिट इंड्यूस एग्रीगेशन एंड इंटरनलाइजेशन ऑफ द रिसेप्टर अलोंग विद द बाउंड इंसुलिन मॉलिक्यूल। दिस एक्टिवेट टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी ऑफ बीटा सब यूनिट पेयर्स ऑफ बीटा सब यूनिट फास्फोरिलेट टायरोसिन रेसिड्यू। ये जो सेम चीज मैं बोला हूँ अभी, इंटरनलाइजेशन का प्रोसेस ये है। देखिए इंटरनलाइजेशन का मतलब है कि ये पूरी असेंबली जो है अंदर आती है और इनको फिर से ब्रेक कर दिया जाता है, डिग्रेड कर दिया जाता है, और कई बार इनका रीयूटिलाइज करके फिर से टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर बना दिया जाता है, या इसको डिग्रेड करके समाप्त कर दिया जाता है, ठीक। तो इस तरीके से ये पार्ट होता है। कैस्केड जो मैंने बोला, ये सारी चीजें यहाँ पे हम इसको एक बार खुद से देख सकते हैं। लाइक इंसुलिन स्टिमुलेट ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय एटीपी डिपेंडेंट ट्रांसलोकेशन ऑफ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर GLUT4 मेम्ब्रेन। तो ये सेम चीजें, इसको पढ़ने का कोई फायदा है नहीं। अब हम बात करते हैं कि इसी में आपका एक सेपरेट क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि राइट डाउन द टाइप्स ऑफ इंसुलिन प्रिपरेशन एंड देयर एनालॉग्स। तो बेसिकली टाइप्स ऑफ इंसुलिन प्रिपरेशन में इसमें आपको लर्न करके रखना है कि जो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है, ये बेसिकली इनमें इंसुलिन का जो स्ट्रक्चर होगा, जैसे हमको बताया है कि इंसुलिन के ए चैन में 21 अमाइनो एसिड और बी में 30 होती है, राइट। तो अब क्या करेंगे, हम किसी एक पर्टिकुलर, सपोज करो 8th नंबर में प्रोलीन है, प्रोलीन को हटा के हमने लाइसिन ऐड कर दिया, तो वो इंसुलिन से हमने उसका कौन सा फॉर्म बना लिया। तो इसी तरीके से माइनर अल्टरेशन से हम इंसुलिन को हम कन्वर्ट करके उसकी क्या बनाते हैं, उसकी प्रिपरेशंस बनाती हैं, एनालॉग्स होते हैं। जैसे अगर हम बात करें अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, जो कि क्या है, इंसुलिन लिस्प्रो, इंसुलिन एस्पार्ट, इंसुलिन ग्लोलिसिन। जबकि शॉर्ट एक्टिंग में हम बात करें रेगुलर और क्रिस्टलाइन जिंक या सेमी लेंटे। इंटरमीडिएट एक्टिंग में हम बात करें न्यूट्रल, प्रोटामाइन, हेक्डोर्न और आइसोफेन या लेंटे इंसुलिन बोलते हैं। लॉन्ग एक्टिंग में हम बात करें अल्ट्रा लेंटे, इंसुलिन ग्लैरिजिन एंड इंसुलिन डेटेमिर। तो ये इनके ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, जिसको आप लर्न करिएगा, क्योंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट से इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपको लिखना ही पड़ेगा, राइट। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि इंटरेस्टिंग है। कई बार लर्न करना एक बात अलग है, लेकिन उसके अंदर अगर आपको कई चीज़ें थोड़ी सी पता है तो आपको लर्निंग भी आपकी आसान हो जाती है। जैसे हम इंसुलिन लिस्प्रो में देखें, बेसिकली 2-3 चीज में देखेंगे तो ऑटोमेटिकली हमको समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे इंसुलिन लिस्प्रे डिफर्स फ्रॉम ह्यूमन इंसुलिन बाय द सब्स्टिट्यूशन ऑफ प्रोलीन विद लाइसिन इन पोजीशन 28 एंड लाइसिन विद प्रोलीन इन पोजीशन 29 ऑफ द बी चैन। मतलब बी चैन में क्या कर रहा है कि प्रोलीन को लाइसिन से और लाइसिन को प्रोलीन से 29 पोजीशन पे बी चैन में शिफ्ट करने से क्या बन रहा है, इंसुलिन लिस्प्रो। उसी तरह इंसुलिन एस्पार्ट क्या है, द प्रोलीन एट B28, जो बी चैन पे 28 पोजीशन पे प्रोलीन है ऑफ ह्यूमन इंसुलिन में, वो रिप्लेस कर दिया जाएगा किसे, एस्पार्टिक एसिड, उसमें रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी से हम ऐड कर देंगे तो वो बन जाएगा इंसुलिन एस्पार्ट। इसी तरह ग्लोलिसिन है, इसी अब तो ये इसको आप पढ़ लेंगे तो आपको आसानी समझ में आ जाएगा। रेगुलर और सॉल्युबल, इसमें आपको लर्न ही करना है, इसमें टीचर का कोई ऐसा रोल नहीं है कि वो बता देने से आपको याद हो जाएगा। 2 मैंने बता दिया, आप ऑलरेडी इसको समझ सकते हैं। रेगुलर या सॉल्युबल इंसुलिन की बात करें तो इट इज बफर्ड न्यूट्रल पीएच सॉल्यूशन ऑफ अनमॉडिफाइड इंसुलिन स्टेबलाइज्ड बाय स्मॉल अमाउंट ऑफ जिंक। तो ये क्वेश्चन कई बार जीपैट में पूछा जाता है कि रेगुलर इंसुलिन में जो स्टेबलाइजिंग एजेंट है वो कौन सा एलिमेंट है, जिंक है। At the concentration of the injectable solution, the insulin molecules self-aggregate to form hexamer around the zinc और मोनोमर के फॉर्म में धीरे धीरे रिलीज होते हैं आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन। इंसुलिन ग्लैरिजिन को आप उसी तरह समझ सकते हैं, इंसुलिन डेटिमिर। लेंटे इंसुलिन कई बार पूछा जाता है, इंसुलिन जिंक सस्पेंशन भी बोलते हैं इसको। 2 टाइप्स ऑफ इंसुलिन जिंक सस्पेंशन होते हैं। एक होता है जो लार्ज पार्टिकल जिसमें क्रिस्टलाइन होते हैं, जो कि प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल होता है, जो अल्ट्रा लेंटे बोलते हैं। और जबकि एक लॉन्ग एक्टिंग होता है जो कि स्मॉलर पार्टिकल होते हैं और एमॉर्फस होता है जिसको सेमी लेंटी बोलते हैं। जो रेशियो होता है इसमें लेंटे इंसुलिन में वो होता है 7:, इंसुलिन जिंक सस्पेंशन में 7:3 रेशियो मिक्सचर इज कॉल्ड। ये दोनों का जो क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस का जो 7:3 रेशियो मिक्सचर है वो कहलाता है लेंटे इंसुलिन, या इसको इंटरमीडिएट एक्टिंग भी कहते हैं। आइसोफेन, न्यूट्रल, प्रोटामाइन, हेक्डोर्न या NPH इंसुलिन क्या है, प्रोटामाइन इज एडेड इन अ क्वांटिटी जस्ट सफिशिएंट टू कॉम्प्लेक्स ऑल इंसुलिन मॉलिक्यूल। आइसोफेन या न्यूट्रल, प्रोटामाइन, हेक्डोर्न में प्रोटामाइन को ऐड किया जाता है। प्रोटामाइन एक सब्सटेंस है जो कि उसको ऐड कर देते हैं ताकि सारे जो इंसुलिन के मॉलिक्यूल हैं उसके साथ कॉम्प्लेक्स बना ले।
और नाइदर ऑफ टू इज प्रेजेंट इन फ्री फॉर्म और एंड द पीएच इज न्यूट्रल, कोई फ्री फॉर्म में नहीं होगा, एक दूसरे से कॉम्प्लेक्स बना लेंगे और पीएच क्या होगा, न्यूट्रल होगा। तो इस तरीके से हम इसको लर्न कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको ये चीज़ जरूर लर्न करनी है, जीपैट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और इंसुलिन की प्रिपरेशन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। हम बात करेंगे ड्रग इंट्रैक्शन की। सो बेसिकली ड्रग इंट्रैक्शन में हमको ध्यान रखना होगा कि कभी भी हम डायबिटीज़ के पेशेंट को बीटा ब्लॉकर नहीं देंगे, क्योंकि बीटा ब्लॉकर देने से क्या होगा कि बीटा ब्लॉकर क्या करते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया को प्रोलॉन्ग कर देते हैं। मीन्स जो हाइपोग्लाइसेमिया है उसको प्रोलॉन्ग कर देंगे, और प्रोलॉन्ग करने से क्या होगा कि जो वार्निंग सिम्टम है हाइपोग्लाइसेमिया की, जैसे पाल्पिटेशन, ट्रिमर एंड एंजाइटी, जो कि बीटा रिसेप्टर के थ्रू ही आते हैं। अगर हमने बीटा रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर रखा तो चूंकि हमको वार्निंग सिम्टम नहीं आएंगे और कई बार इंडिविजुअल की डेथ भी हो सकती है। तो ये स्ट्रिक्टली कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है कि डायबिटीज मेलाइटिस डायबिटिक पेशेंट को बीटा ब्लॉकर ना दिया जाए। थायाजाइड, फ्यूरोसामाइड, कार्टिकोस्टेरॉइड, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, सॉल्बुटामॉल, नेफेडेपिन, ये क्या करते हैं, ब्लड ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देते हैं। इसीलिए हम यहाँ पे इससे भी आप एक दूसरे को रिलेट कर सकते हैं। एक्यूट इंजेक्शन ऑफ एल्कोहल भी क्या करता है, हाइपोग्लाइसीमिया को प्रमोट करता है बाय डिप्लीटिंग हेपेटिक ग्लाइकोजन, राइट। क्योंकि ग्लाइकोजन क्या करे, ग्लाइकोजन ब्रेक होकर ग्लूकोज बनाएगा। तो अगर ग्लाइकोजन कम होगा तो ग्लूकोज कहाँ से बनेगा, ग्लूकोज नहीं बनेगा, इट मीन्स हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन होगी। तो एक्यूट इंजेक्शन ऑफ एल्कोहल कैन प्रेसिपिटेट हाइपोग्लाइसेमिया बाय डिप्लीटिंग हेपेटिक ग्लाइकोजन। नेक्स्ट हम बात करेंगे लिथियम, हाई डोज ऑफ एस्प्रिन या थियाफाइलिन में ऑल्सो एक्सिनेटेट हाइपोग्लाइसेमिया बाय इनहांसिंग इंसुलिन सिक्रेशन एंड पेरिफेरल ग्लूकोज यूटिलाइजेशन। पेरिफेरल ग्लूकोज में यूटिलाइजेशन, ब्लड से पेरिफेरल ऑर्गन्स जो हैं ग्लूकोज को ज़्यादा यूटिलाइज कर लेते हैं और पैंक्रियाटिक बीटा सेल से इंसुलिन के रिलीज को बढ़ा देते हैं। तो ओवरऑल जो इफेक्ट आएगा वो हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट आएगा बाय यूजिंग लिथियम, हाई डोज ऑफ एस्प्रिन और थियोफाइलिन। तो ये इसके कुछ ड्रग इंट्रैक्शन थे जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंसुलिन। In the next presentation we will talk about the oral hypoglycemics in detail। तो इंसुलिन का क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इसके रेगुलेशन या रिलीज को पूछा जाता है, जिसमें आपको तीनों का जिक्र करना होगा, केमिकल, हार्मोनल या न्यूरोनल। और एक सेपरेट क्वेश्चन इसका कई बार बन जाता है कि आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी लिखना होगा, और कई बार रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से इसकी जो प्रिपरेशंस हैं बेसिकली उनको भी इन शॉर्ट थोड़ा थोड़ा जैसे मैंने यहाँ पे दे रखा है उस तरीके से आपको लिख के समझाना होगा एक सेपरेट क्वेश्चंस में। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंसुलिन फार्माकोलॉजी एंड देयर एक्शन। थैंक यू वेरी मच।